प्रिय साथियों, मैं इंद्रलोक गुप्ता आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। उसमें ये बताया गया था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसमें ये बताया गया था कि जैसे 1757 ईस्वी में जो प्लासी का युद्ध हुआ और उसके बाद में 1764 में बक्सर का युद्ध, इन दोनों में अंग्रेजों के जीत जाने के कारण लॉर्ड क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि 1765 में की। और उसमें क्या हुआ कि जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र थे उस पर और द्वैध शासन को क्लाइव ने बंगाल में लागू कर दिया। तो उसके बाद में 1773, अच्छा, जब द्वैध शासन बंगाल में लागू कर दिया गया तो जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, तो ईस्ट इंडिया के कंपनी के कर्मचारी जो थे वे इतना लूटपाट मचा दिए कि कंपनी घाटे में जाने लगी। तो घाटे में जब कंपनी जाने लगी तो कंपनी की स्थिति डगमगा गई। तो जब नया गवर्नर 1772 में आया, वारिंग हेस्टिंग, तो उसने देखा कि कंपनी में बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई है। तो उन्होंने 1 लाख रुपए के लोन के लिए ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखा। तो जब कंपनी में ऐसा हुआ कि कंपनी घाटे में जा रही है, क्यों, पहले तो मतलब कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में थी, तो उस पे वहाँ की जो सरकार थी, वहाँ के जब प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ, तो उनके द्वारा बनाई गई गुप्त समिति के आधार पर एक वहाँ से एक्ट बनकर आया। वही 1773 में भारत में आया, तो उसे रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते थे। तो उस 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसमें बहुत सारे प्रावधान थे। तो उसमें प्रावधानों को मैंने बता दिया था, लेकिन एक बार मैं फिर से रिवीजन कर दे रहा हूँ कि उसमें निम्न प्रावधान क्या क्या थे। तो पहली प्रावधान ये था कि जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें बताया कि बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कर दिया जाएगा। तो बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कर दिया गया, और बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अच्छा, तो बंगाल का गवर्नर जनरल, उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो उस समय तो वारिंग हेस्टिंग था, क्योंकि 1772 में गवर्नर बनकर आया था वारिंग हेस्टिंग। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वो बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो वारिंग हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। मैं लिख दे रहा हूँ, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अच्छा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर था, गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, तो पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो पहला गवर्नर जनरल वारिंग हेस्टिंग बना। वारिंग हेस्टिंग वारिंग हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल बना। अच्छा, दूसरा में क्या किया गया कि दूसरा में ये बताया गया कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, अच्छा, इसमें तो ये भी कर दिया गया कि जो बम्बई प्लस मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी को बंगाल के अधीन कर दिया गया, अधीन कर दिया गया। अच्छा, जब बंगाल के अधीन हो गया तो उस समय गवर्नर जनरल जो था, अच्छा ये बताओ, जैसे मान के चलो कि ये उस समय क्या हुआ कि बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल मतलब कोलकाता प्रेसिडेंसी जो था वो अपने अपने लिए कानून बना रहा था। 1726 में जो आया था एक्ट, उसमें ये बताया गया था कि बम्बई, मद्रास और जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी है वो अपने लिए अलग अलग कानून बना सकती है।
तो वहाँ के गवर्नर और उसकी परिषद में जो सदस्य थे वो अपने अपने लिए कानून बना रहे थे। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बम्बई और मद्रास के लिए बता दिया गया कि अब आप लोग कानून नहीं बनाइएगा, आप लोगों के लिए कानून बंगाल प्रेसिडेंसी मतलब जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा वही बनाएगा। अच्छा, इसके बाद में तो इसमें क्या हुआ कि एक केंद्रीकरण मतलब उस समय से स्थापित होना शुरू हो गई। मतलब यही तो है सेंट्रलाइजेशन कि मतलब कि जो भी अलग अलग थे उनको एक एक ही में मतलब कि शक्तियों का केंद्रीकरण कर दिया गया। मतलब कि एक ही व्यक्ति ऐसा होगा जो नियम कानून बनाएगा और बाकी लोग मतलब उसको केवल फॉलो करेंगे। अच्छा, इसके बाद में ये बताया, इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके बाद में ये बताया कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है उसके उसी एक्ट के तहत ये बताया गया कि बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट, यहाँ से मैं सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और जो गवर्नर जनरल था, अच्छा यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, जो गवर्नर जनरल था इसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद बनाया गया। 4 सदस्यीय, अच्छा यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ स्थापना की, इसके बाद में बता दे रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई, उसमें एक चीफ जस्टिस, एक मुख्य न्यायाधीश थे जो लॉर्ड इलीजा इम्पे बनाए गए और 3 अन्य न्यायाधीश, 3 क्या थे, अदर जजेस थे। तो अदर जज के लिए कौन कौन थे, तो चैम्बर्स, लेमिंस्टर और हाइड। अच्छा, उसके बाद में क्या बताया गया, अच्छा जो सुप्रीम कोर्ट थी, सुप्रीम कोर्ट के अधीन गवर्नर जनरल और उसके परिषद को भी रख दिया गया। और जो राजस्व विभाग था, राजस्व विभाग को भी सुप्रीम कोर्ट के अधीन ही रख दिया। मतलब इसमें ये बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट होगी वो सबसे ऊपर होगी, तो ये सुप्रीम कोर्ट को सबसे ऊपर कर दिया गया, गवर्नर जनरल और उसके परिषद से भी ऊपर बता दिया गया। अच्छा, उसके बाद में क्या बताया कि और बहुत सारी चीज़ें बताई गई। तो ये जो, अच्छा ये जो गवर्नर जनरल की परिषद बना था, बंगाल में जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इसमें क्या हुआ कि केंद्रीकरण, सत्ता का केंद्रीकरण की शुरुआत हो गई। शुरुआत यहीं से देखने को मिलती है। और जो गवर्नर जनरल था उसके सहायता के लिए जो 4 सदस्यीय परिषद बनाया गया। तो जब गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद बनाया गया तो वो कार्यपालिका की तरह कार्य करते थे। तो यहाँ से कार्यपालिका का भी उदय यहीं से माना जाता है। तो सत्ता का केंद्रीकरण और प्लस कार्यपालिका की उदय, कार्यपालिका का उदय यहीं से हुआ। अच्छा, इसके बाद में ये बताया गया कि जो गवर्नर जनरल थे और उसके सहायता के लिए जो परिषद थे वो जिसमें 4 सदस्य थे, तो गवर्नर जनरल प्लस परिषद में जो 4 सदस्य थे, 4 सदस्य, इनके बारे में ये बताया कि इनका जो कार्यकाल था तो पहले तो 1 वर्ष का था। अरे जो सीओपी थे, यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ, जो सीओपी थे
ये क्या थे? कोर्ट ऑफ प्रोपेराइटर्स। तो कोर्ट ऑफ प्रोपेराइटर्स थे, ये सीओडी का चुनाव करते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का चुनाव करते थे। तो जिनका शेयर, एक कंपनी बना था जो 30,133 पाउंड से, तो वही ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो जिसका शेयर उस कंपनी को बनाने में 217 व्यक्तियों ने मिलकर बनाया था एक कंपनी, तो जिनका शेयर 500 था, 500 पाउंड, वही सीओडी का चुनाव करते थे। इस सीओडी में कौन कौन था? तो 24 सदस्य होते थे और एक गवर्नर होता था, एक गवर्नर होता था। तो ये बताया कि सदस्य तो 24 ही रहेंगे, और इसमें क्या किया जाएगा कि जो ये 4 सदस्य कार्य इसमें जो है, इसमें 24 जो सदस्य, ये 24 जो सदस्य हैं, इनका जो कार्यकाल, गवर्नर जनरल की परिषद में जो सदस्य होंगे उसमें 4 सदस्य थे, तो इनका कार्यकाल 1 वर्ष का था। तो 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया। 4 वर्ष कर दिया गया। इन सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। और ये बताएगा कि प्रत्येक वर्ष 1/4 सदस्य क्या होंगे? तो पद मुक्त होंगे। मतलब 1/4 सदस्यों का चुनाव फिर अगले साल होगी। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। उसके बाद में फिर आया क्या कि फिर उसके बाद में आया, ये तो बहुत सारी इसमें प्रावधान थे, इसमें और चीज़ें बताई गई थी कि जैसे जो भी कर्मचारी होंगे, जो भी कंपनी के कर्मचारी हैं, तो कंपनी के कर्मचारी क्या किए, जो भी बिना लाइसेंस लिए कंपनी के कर्मचारी कोई प्रकार का व्यापार नहीं करेंगे और रिश्वत तो नहीं ही लेंगे, क्योंकि रिश्वत लेंगे फिर घुसखोरी बढ़ेगी, फिर प्रॉब्लम बहुत सारी हो जाएगी। तो इतनी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बातें बताई गई थी। उसके बाद में 1700, अच्छा इसमें क्या था कि जो बंगाल का एक गवर्नर जनरल था, बंगाल के गवर्नर जनरल वारिंग हेस्टिंग पर नंद कुमार केस, पटना के एक जाने माने बिजनेसमैन थे नंद कुमार। तो नंद कुमार ने इस सुप्रीम कोर्ट में एक केस कर दिया कि वारिंग हेस्टिंग व्यापार के लिए या किसी भी काम के लिए घूस मांग रहे हैं। तो एलिजा इम्पे वारिंग हेस्टिंग के दोस्त थे, तो वो तो उसकी, अच्छा सुप्रीम कोर्ट के लिए भी एक प्रावधान था कि सुप्रीम कोर्ट की जो किसी प्रकार की अगर विवाद हो जाए, सुप्रीम कोर्ट में किसी प्रकार का विवाद हो जाए, तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सुनवाई लंदन में, जो इंग्लैंड के लंदन में एक प्रीवी काउंसिल थी, तो वहाँ प्रीवी काउंसिल में सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध अपील की जा सकती थी। अच्छा, ये बंगाल के वारिंग हेस्टिंग, इन पर नंद कुमार केस पटना से चला, तो इन पर इंग्लैंड में महाभियोग चलाया गया। तो एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि एकमात्र कौन गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग चला? तो महाभियोग वारिंग हेस्टिंग पर चलाया गया था, नंद कुमार केस पटना। ये तो फिर क्या हुआ कि नंद कुमार जो थे उन्होंने इन पर घूस का आरोप लगा दिया, और वारिंग हेस्टिंग गवर्नर जनरल, और कौन था सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिजा इम्पे थे, इनके दोस्त थे। तो एलिजा इम्पे ने नंद कुमार को सजा फांसी दे दी, और नंद कुमार को फांसी की सजा हो गई और बेचारे वो झूल गए। बाकी जब झूल गए तो बाकी बातें तो समझ में आ रहा होगा कि फिर बाकी क्या हुआ होगा। बाकी तो वही हुआ होगा जो भगत सिंह, खुदीराम बोस, इन सब के साथ हुआ। अच्छा, इसके बाद में आया तो इसके बाद में आया 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया,
उसमें क्या था कि जो गवर्नर जनरल था और सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों में फिर मतभेद होने लगा धीरे धीरे, क्योंकि गवर्नर जनरल अपने आप को बड़ा समझता था और सुप्रीम कोर्ट अपने आप को बड़ा समझता था। तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगी। तो इसमें क्या हुआ कि 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, मतलब दोनों को मतलब समान करने के लिए कि मतलब इन दोनों को कैसे मतलब खामियों को दूर किया जाए। तो 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। तो इसमें कुछ प्रावधान थे। इसमें क्या प्रावधान था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो 1773 में आया, इसमें ये बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट है, अच्छा, इसमें ये बताया कि गवर्नर जनरल प्लस उसकी परिषद, गवर्नर जनरल प्लस उसकी परिषद को सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से बाहर कर दिया गया। बाहर कर दिया गया। अच्छा, उसके बाद में क्या किया गया? तो जो भी मतलब कि निर्णय होंगे, सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद से बाहर होगा। अच्छा, इसके बाद में फिर क्या किया गया कि जो राजस्व विभाग था, जो कंपनी ने द्वैत शासन में क्या किया था, प्रशासन और उसमें और क्या किया था कि प्रशासन और उस राजस्व विभाग को अपने वसूली के लिए कर दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट जो भी राजस्व आता था उसकी जांच के लिए समिति बना देती थी तुरंत से कि इतना पैसा आया, कितना घाटे में गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो गवर्नर जनरल को बहुत प्रॉब्लम होता था। तो इसमें क्या किया गया कि राजस्व के लिए एक अलग राजस्व विभाग बनाया गया। तो अलग राजस्व विभाग जब बनाया गया तो सुप्रीम कोर्ट और उसकी परिषद को सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से बाहर कर दिएगा। तो इसी में लिख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट और उसकी परिषद और प्लस में राजस्व संबंधी जो मामले हैं, राजस्व संबंधी जो मामले हैं ये सभी भी सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से बाहर कर दिया गया। और अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट क्या थी? तो ये सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट थी इसके पास क्या था? तो ये ऐसा न्यायालय था कि एक तो पहले इन सुप्रीम कोर्ट की अवमानना पर दंड का प्रावधान था। अवमानना करने पर दंड का प्रावधान था। और दूसरी में क्या था कि यह एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। अभिलेखीय न्यायालय होगा। अभिलेखीय न्यायालय का मतलब क्या होता है कि इसके द्वारा दिया गया जो भी निर्णय होगा वो लिखा जाएगा और लिखकर उसको रखा जाएगा। अगर उसी तरह के दूसरे मामले आएंगे तो उसमें इसके निर्णय को देखते हुए निर्णय आगे सुनाए जाएंगे। इसका मतलब ये होता है अभिलेखीय न्यायालय का मतलब। अच्छा, इसके बाद में तो इतनी चीज़ें तो हो गई। फिर उसके बाद में और सारे कुछ प्रावधान हुए और इसमें ये सब भी बताया गया कि जैसे कोई कर्मचारी घूस नहीं लेगा, रिश्वत नहीं लेगा, ये सब चीज़ें तो नॉर्मल थी। ये सभी चीज़ें सभी एक्ट में बताई जाती थी कि कोई भी कर्मचारी घूस नहीं लेगा, रिश्वत नहीं लेगा, ये सभी चीज़ें नॉर्मल थी। इसके बाद में क्या हुआ कि 1784 में फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटेन में एक 24 वर्ष का युवा
ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना जिसका नाम पिट्स था, तो उसने एक प्रावधान लाया, तो उसे पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। इस पिट्स इंडिया एक्ट में बहुत सारे प्रावधान किए गए और उन प्रावधानों को हम लोग फिर ध्यान से पढ़ते हैं कुछ। अच्छा, जब गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से बाहर कर दिया गया, तो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद कार्यपालिका का काम करते थे, तो कार्यपालिका और ये सुप्रीम कोर्ट थी न्यायपालिका। तो यहीं से मतलब 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, यहीं से कार्यपालिका और प्लस एक्ट ऑफ सेटलमेंट इसके बाद में आएगा। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद में पिट्स इंडिया एक्ट आएगा, उसको बता देते। तो कार्यपालिका प्लस न्यायपालिका, जो न्यायपालिका का पृथक्करण हुआ। इसके बारे में ये बताया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट भारतीयों की जो संस्कृति है, भारतीयों की संस्कृति और प्लस में जो भी रीति रिवाज को ध्यान में रखेगी। अच्छा, एक और इसमें प्रावधान था, और वो क्या प्रावधान था, इसमें एक और प्रावधान में ये बताया गया कि जो बंगाल की सरकार होगी, बंगाल की जो सरकार होगी, अब बिहार और उड़ीसा के भी नियम उसी के द्वारा बनाए जाएंगे। तो बंगाल की सरकार बिहार और प्लस उड़ीसा के लिए कानून बनाएगी। और इसमें यह भी बताया गया कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी पहली तो लाइसेंस लेकर व्यापार करेंगे, और जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी होंगे लाइसेंस लेकर व्यापार करेंगे। उसके बाद में ये बताया गया कि किसी प्रकार की रिश्वत या उपहार भारतीयों से नहीं लेंगे। इतनी चीजें। उसके बाद में आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट में कुछ चीजें थी, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, इतनी बातें समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद में 1784 में जो आया पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पहले तो व्यापार करने के लिए आई, फिर उसका धीरे धीरे से रुचि राजनीतिक में आने लगी। तो जो पिट्स साहब थे, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने थे, इन्होंने कुछ नियम लागू कर दिया। उस नियम को पढ़ लेते हैं ध्यान से। तो 1784 इसमें क्या था, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ये याद करना है क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है यहीं से कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, फिर मुंह बन जाएगा। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया, तो पिट्स इंडिया एक्ट को याद कर लेना। जो भी एक्ट आए उन सबको याद कर लेना। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया 1781 में, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया 1773 में। ये सब ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन 1 नंबर का पूछ लेता है किसी एग्जाम में, कांस्टेबल में या रेलवे में पूछ लेता है, या पीसीएस किसी पीसीएस के एग्जाम में भी पूछ लेता है। तो इसमें क्या किया गया कि जो कंपनी थी,
जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका व्यापारिक और प्लस में जो राजनीतिक कार्य था, राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को बांट दिया गया। तो व्यापारिक काम कौन करेगा और राजनीतिक काम कौन करेगा? तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, जो सीओडी थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी कहा जाता था। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे, ये कंपनी के व्यापारिक कार्यों को देखेंगे। इसमें 24 सदस्य होते थे, ये तो सबको पता होगा। अच्छा, राजनीतिक कार्य कौन देखा था? तो राजनीतिक कार्यों के लिए, कंपनी के जो राजनीतिक कार्य थे उसके लिए एक 6 सदस्यों का एक परिषद बनाया गया, जिसे COC या BOC कहा गया। ये COC क्या है? तो कोर्ट ऑफ कंट्रोल या बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो इनको BOC ही लिख लो। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यहां पर मैं लिख देता हूं BOC क्या थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, मतलब क्या थे? ये नियंत्रण करने के लिए थे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। तो ये क्या करेंगे? राजनीतिक कार्यों को देखेंगे। इसमें कितने सदस्य थे? तो इसमें 6 सदस्य होते थे, 6 सदस्य। और इनका जो होता था, इन 6 सदस्यों का क्या होता था? जो 6 सदस्य थे, इनका जो भी नियुक्ति होता था वो ब्रिटेन के सम्राट करते थे। नियुक्ति ब्रिटेन के सम्राट द्वारा किया जाएगा। तो इसमें कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को बांट दिया गया। तो व्यापारिक काम कौन करेगा? तो व्यापारिक काम बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे, और राजनीतिक कार्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेंगे। तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेंगे? एक कंपनी के राजनीतिक कार्य केवल करेंगे। और क्या बताया गया कि जो गवर्नर जनरल है, जो कंपनी का गवर्नर जनरल, कंपनी का गवर्नर जनरल, जो कंपनी का गवर्नर जनरल है, उनके लिए कुछ बात बताया गया। तो कंपनी के गवर्नर जनरल के लिए क्या बात? अच्छा, तो इतनी बातें समझ में आ गई। तो अब कंपनी का जो गवर्नर जनरल था, कंपनी के जो गवर्नर जनरल थे, तो इन भाई साहब को क्या कर दिया गया कि इनका जो सदस्य थे, इनके कंपनी के जो गवर्नर जनरल थे, ये गवर्नर जनरल और उसकी परिषद प्लस उसकी परिषद, जो कंपनी और उसकी परिषद थी, इसमें सदस्यों की संख्या 4 थी। परिषद में सदस्यों की संख्या 4 थी। तो सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई, 3 कर दी गई। और प्लस में प्रांतीय सरकार की भी, जो प्रांतीय सरकार, जैसे कलकत्ता प्रेसिडेंसी था, तो कलकत्ता के अधीन बम्बई और मद्रास को कर दिया गया था। तो जो प्रांतीय, जैसे बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी जो गवर्नर होते थे, उनकी परिषद में भी 4 सदस्य थे, तो उनकी संख्या भी 3 कर दी गई। और क्या बताया कि जो कंपनी के गवर्नर जनरल हैं या बंगाल के गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, जब कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल और उसकी परिषद और उसकी
परिषद जो है वो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद जो प्रांतीय गवर्नर है, प्रांतीय सरकार को हटा सकती है। अभी भी तो राष्ट्रपति शासन लगता है और देश में आपातकाल लगता है, तो यहाँ की मतलब स्टेट की सरकार रद्द हो जाती है। मतलब रद्द क्या होती है, वो सुषुप्त अवस्था में आ जाती है, मतलब वो काम करना बंद कर देती है। जब तक राष्ट्रपति शासन लागू होता है वो गवर्नर वहाँ के काम करते, राज्यपाल काम करना शुरू कर देता है। और क्या बताया इसके बाद में, अभी नीचे तो दिख रहा होगा, फिर नीचे मैं लिख दे रहा हूँ, मिटाने से अच्छा है मैं नीचे लिख दूँ। तो और क्या बताया कि जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल किसी भी देसी राजा से संधि या युद्ध के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से सलाह लेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से सलाह लेंगे। अच्छा, अभी यहाँ पर जगह है, फिर यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। अच्छा, इसमें यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ एक दूसरे पेन से। और क्या बताया गया कि जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यहाँ पर मैं लिख दूँ ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अर्जित क्षेत्र, जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में जो भी अर्जित क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग माना जाएगा। और जो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा माना जाएगा। और जो ये कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो होगी वो ब्रिटिश साम्राज्य के मतलब ब्रिटिश क्राउन के अधीन कार्य करेगी। और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होगी, एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगी। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। इतना था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, ये सभी प्रावधान थे। इसके बाद में मैं ये बता दूं कि और सारे कुछ प्रावधान आए। फिर उसके बाद में 1793 में कुछ प्रावधान आए, एक्ट आए, तो उसमें 1784 के बाद तो 1793 आएगा। उसमें बंगाल, बिहार और अच्छा, इसमें ये बताया गया कि जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, इन सभी का वेतन, अच्छा जो आएगा तो आगे उसको पढ़ लेंगे, तो उनका वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, क्योंकि इन सभी का राजस्व से, इन सभी का ब्रिटेन के राजस्व से इन सभी का वेतन दिया जाता था। तो अब भारत की जो राजस्व विभाग थी वहाँ से पैसे की वसूली होगी। अच्छा, वहाँ की लंदन में जो कंपनी, लंदन के जो सरकार थे, तो वो लोग ये सोच रहे थे कि ये इन लोगों का वेतन हम लोग दे रहे हैं, तो इन लोगों के वेतन को बचाने के लिए वो लोग बोल लिए कि भारतीय राजस्व से इन सभी का वेतन दिया जाएगा। अब तो इसी पे तो आया था कि वो दादा भाई नौरोजी का एक नहीं था कि वेल्थ ऑफ ड्रेन एक करके ऐसा पुस्तक आया था, उसमें धन का बहिर्गमन सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। तो बाकी चीज़ें अगले क्लास में पढ़ेंगे। फिर 1786 के एक्ट से, फिर 1793 के एक्ट से हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर
अच्छा, जिन बच्चों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा वे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, मैं ये बता दूं कि जितने भी ये वीडियो पड़े हैं तो ये लेक्चर शायद लगता है ये 5वीं लेक्चर है या 6वीं लेक्चर है। तो बाकी सारे पॉलिटी के वीडियो और फिजिक्स के 2 या 3 लेक्चर हुए हैं। तो वे सभी लेक्चर मतलब यूट्यूब के चैनल में प्लेलिस्ट में जो चैनल है, तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लेना है, और जो प्लेलिस्ट होगा तो प्लेलिस्ट में सारे वीडियो हैं लेक्चर वाइज। तो 1 2 3 ऐसे करके वीडियो को देखना है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि कौन कहाँ से क्या पढ़ा दिए, और फिर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ रहे हो, ये सब कुछ समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को एक लेक्चर 2 लेक्चर ऐसे करके देखा जाता है। ये नहीं कि 5वीं लेक्चर एक ही बार में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद में आएंगे फिर 1935 के अधिनियम पर। हाँ, ऐसा थोड़ी होता है। एक एक लेक्चर सीरियल वाइज देखा जाता है कंसेक्यूटिव मोड में, कि मतलब एक के बाद दूसरा क्या हुआ फिर तीसरा क्या हुआ, ऐसे तो देखते हैं। तो प्ले लिस्ट में सारे वीडियो हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं एक अगले बेहतर क्लास में। थैंक यू।